नमस्कार। राज्यसभा टीवी के बेहद खास कार्यक्रम संसद 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। विभाग संबंधी स्थायी समितियों पर केंद्रित इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपको ऐसी रिपोर्टें दिखाते हैं जिनका दायरा राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए काफ़ी व्यापक है। वैसे तो आम धारणा ये है कि संसद साल भर में 60 से 70 दिन काम करती है, लेकिन ये समितियाँ पूरे साल काम करती हैं और इनकी रिपोर्टें काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्टें सरकार के संज्ञान में आती हैं और उन पर काफ़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई भी होती है। हमारी संसदीय प्रणाली में DRSC यानी विभाग संबंधी स्थायी समितियों का खास महत्व है। तमाम मंत्रालयों की अनुदान मांगों की पड़ताल से लेकर देश के ज्वलंत सवालों पर ये बैठक कर साक्ष्य लेती हैं। तथ्यों की जमीनी हकीकत जांचने के लिए वो फील्ड में भी विजिट करती हैं। संसद में दलीय आधार पर गठित इन समितियों की रिपोर्ट दलीय आधार पर नहीं बनती। इनकी बैठकों में गंभीर चर्चाएं होती हैं। सरकार भी ATR देते समय इनकी सिफारिशों को मानती है। एक सांसद के रूप में मेरा अनुभव ये है कि संसदीय कमेटियां या इस तरह की कमेटियां बहुत ही प्रभावी ढंग से मौजूदा हालात में काम कर रही हैं। जो काम दरअसल हमारी संसद में होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, किन्हीं कारणों से वह आज नहीं हो पा रहा। उसमें शायद एक वजह लोग यह पाते हैं कि चूंकि यह मीडिया का ज़माना है तो हर पार्टी, दल या सांसद अपने क्षेत्र की उन समस्याओं की चर्चा करना चाहता है जिससे वह लोगों का ध्यान या प्रचार पा सके, पर उसमें देश खो जाता है, देश की समस्याएं खो जाती हैं। कई बार ऐसा एहसास होता है देश के असल सवालों को उठाने का मंच ये कमेटियां है। संसद के दोनों सदनों के अपने नियमों के तहत कई समितियां हैं, लेकिन 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियां सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके दायरे में पूरा देश है। सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर ये निगाह रखती हैं। 8 समितियां राज्यसभा के तहत हैं, जबकि बाकी लोकसभा के तहत। विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों का शुभारंभ 1993 में हुआ। आरंभ में 17 समितियां थीं। 2004 में ये बढ़कर 24 हो गयी। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। है तो ये सिस्टम बहुत अच्छा, क्योंकि जब सेशन होता है तो हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। वैसे तो आजकल वैसे ही है कि सेशन बहुत चलता ही नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कमेटीज़ हैं, उसमें डिटेल डिस्कशन होती है। उसमें डिपार्टमेंट आता है, वो उसका जवाब देते हैं, मेंबर से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं। तो उसमें बहुत जगह बहुत चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, कई बातें हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती, जो उसकी मजबूरी होती है कोई, लेकिन उस पर डिटेल में जाती हैं कमेटी। ये समितियां तमाम मसलों पर विशेषज्ञों और जनता की भी राय लेती हैं। मीडिया की पहुंच से दूर होने के नाते समितियों के सदस्य खुलकर अनेक मुद्दों पर सहमति बना लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी समितियों पर लागू नहीं होता। इस नाते समितियों के निर्णय दलीय आधार पर नहीं होते। ये समितियां विधेयकों की पड़ताल करती हैं और अहम विषयों का चयन भी करती हैं। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों में कृषि संबंधी स्थायी समिति काफ़ी खास है। 16वीं लोकसभा में इसने तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इन रिपोर्टों में काफ़ी खास है कृषि मंडियों और ग्रामीण हाटों की भूमिका। ग्रामीण हाटों में खासतौर पर छोटे और सीमांत किसान अपने उत्पाद बेचते हैं, इसीलिए समिति ने जानने की कोशिश की कि आखिर इन मंडियों की भूमिका क्या है और इन हाटों की भूमिका क्या है और छोटे किसानों के लिए ये हाट आने वाले समय में कितना उपयोगी होने जा रहे हैं। DRSC यानी विभाग संबंधी स्थायी समितियों में 16वीं लोकसभा के दौरान शानदार कामकाज किया। इसके अध्यक्ष हुकुमदेव नारायण यादव को हाल में पद्म भूषण और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से नवाजा गया। इसी तरह समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद सरदार सुखदेव सिंह ढींसा भी
पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ये कृषि संबंधी मामलों में व्यापक अनुभवी हैं। लगातार 5 वर्षों के दौरान कृषि संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में हुकुमदेव नारायण यादव ने भी जो लंबी लकीर खींची है, वहां तक पहुंचना 17वीं लोकसभा में उनके उत्तराधिकारियों के लिए चुनौती भरा होगा। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने 2017-18 में 30 और 2018-19 में 26 ऐसे विषयों को पड़ताल के लिए चुना जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद अहम हैं। स्टैंडिंग कमेटी है, अस्थाई समिति बना ही था इस उद्देश्य से कि जो संसद में सभी विषयों पर बहस हो नहीं पाती, इसीलिए ये अस्थाई समिति बनाई गई कि जिसमें सभी दल के लोग रहेंगे। उसको कहिए ऐसे तो छोटा मोटा या संसद का लघु संस्करण है, सभी दल के लोग रहते हैं, इसलिए कोई एक दलीय नहीं है और उसमें विस्तार से चर्चा होती है, बहस नहीं होते हैं। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने बेहद अहम मुद्दे कृषि विपणन और साप्ताहिक ग्रामीण हाटों की भूमिका की गहन पड़ताल की। समिति ने यह विषय 2016-17 में लिया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस विषय पर पड़ताल के लिए 10 जुलाई 2017 को हुई पहली बैठक के साथ कुल 4 बैठकें हुई। समिति की चौथी और आखिरी बैठक 28 दिसंबर 2018 को हुई। समिति की रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा पटल पर 3 जनवरी 2019 को रखी गई। स्थायी समिति ने अपनी पड़ताल में इस बात को सराहा कि भारत में आजादी के बाद खेती-बाड़ी के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई। उन्नीस 1960-61 में खाद्यान्न उत्पादन 83 मिलियन टन से बढ़कर 2017-18 तक 275.69 मिलियन टन हो गया। आत्मनिर्भरता हासिल करने के साथ हम खाद्यान्नों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। लेकिन बम्पर उत्पादन का फायदा बड़ी संख्या में किसानों को नहीं मिलता, क्योंकि मंडियों में बिचौलियों का वर्चस्व है। समिति का आकलन है कि अभी तक देश के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने को वाजिब कृषि व्यापार व्यवस्था नहीं बन पाई है। देश के किसानों की आय दोगुना करने को सरकार प्रतिबद्ध है, लिहाजा कृषि विपणन में व्यापक सुधार की गुंजाइश है। स्टेट नहीं करना है, वो सिस्टम है, वो सेंटर ने तो कुछ नहीं करना, उसमें सेंटर ने तो खरीदना है। सेंटर ने भी नहीं खरीदना, वो भी एजेंसियों को पैसा देते हैं, तो वो एजेंसियाँ स्टेट की एजेंसियाँ ज़्यादा खरीदती हैं, FCI कम खरीदती है। इसलिए ये सिस्टम तो लागू सभी स्टेट्स को करना ही होगा अगर किसान को फायदा उठाना है। किसान के लिए तो यही होगा। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ करने की लोड़ है, दौड़ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो भी सरकार दौड़ जाएगी, सबको व्यापारी से छड़ देगी। ये कहते हैं जी अमेरिका च काम चलता, फलाने थां चलता, उत्थे कौम का करैक्टर है, इत्थे कौमी करैक्टर नहीं कोई। इत्थे तो जे व्यापारी ते छड़ता, पिछले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणे ते पंजाब च है, बाकी किसी स्टेट च कोई लागू ही नहीं। समिति ने माना कि मिशन मोड में चलाई जा रही योजनाओं के चलते अन्न उत्पादन और उत्पादकता लगातार बढ़ी। समिति ने समीक्षा में पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां चावल और गेहूं की खरीद करती हैं। तो जो सरकार MSP डिक्लेयर करती है तो वो उसी वक्त मिल सकता है अगर मार्केटिंग सिस्टम उसका ठीक हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ये 3 जगह है जो मार्केटिंग सिस्टम उनका बहुत अच्छा है। बाकी जगह तो पुराना ही सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर MSP का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट खरीदता है और वो जितने किसी को देता है उस हिसाब से उठा लेता है। आंकड़ों के विश्लेषण पर समिति ने पाया कि इन एजेंसियों की ओर से की गई खरीद बाजार में उपलब्ध अतिरिक्त मात्रा से कहीं कम होती है। 2002 और 3 से 2017-18 के दौरान देश में कुल गेहूं उत्पादन 1340 मिलियन टन हुआ, लेकिन गेहूं की कुल सरकारी खरीद 358.82 मिलियन टन रही।
इसी दौर में धान उत्पादन 1557.75 मिलियन टन था, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने कुल 487.60 मिलियन टन धान ही खरीदा। समिति ने इसे चिंताजनक माना कि मंडियों का लाभ छोटे किसानों और सीमांत किसानों को नहीं मिल पाया। मंडी व्यवस्था में खामियों के नाते वो अपने उत्पादों को बिचौलियों के पास औने पौने दामों पर बेचने पर विवश होते हैं। वो फिर ये हर किसान को, जैसे अमेरिका में है, चाइना में है, हर किसान को छोटा गोडाउन सब्सिडाइज करके बना के दें। वो कोचरली उसको जो खराब होता है क्रॉप, हमारा 1/3 क्रॉप खराब हो जाता है। जैसे गेहूँ, हार्वेस्ट लॉसेस जिसको, हाँ, जैसे गेहूँ है, राइस है, ये बार बिना गोडाउन तो जल लगा देते हैं, ऊपर तरपाल पा देते हैं, वो आधा गल जाता है। इस तथ्यों के आलोक में समिति ने कुछ खास बिंदुओं की समीक्षा की, जैसे कृषि उपज की उत्पादन की तुलना में खरीद, कृषि उत्पादन की खरीद के लिए विपणन प्लेटफॉर्म, कृषि मंडियों या एपीएमसी का कामकाज, कृषि मंडियों की व्यवस्था में सुधार की पहल, कृषि विपणन में ग्रामीण हाटों की उपयोगिता, ग्रामीण हाट स्कीम का कार्यान्वयन, ई-नाम योजना की स्थिति। भारत में कृषि उपज की थोक बिक्री का काम 6,630 एपीएमसी या कृषि बाजारों के मार्फत होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई उप मंडियाँ और खरीद केंद्र भी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम हिस्सों में 22,000 से अधिक ग्रामीण हाट या छोटे बाज़ार हैं, जहां पर छोटे और सीमांत किसान अपनी उपज को औने पौने दामों पर बेचते हैं। स्थायी समिति की राय है कि अगर इन मंडियों को और व्यापक और दुरुस्त कर दिया जाए तो छोटे किसानों के हित में ये काफ़ी कारगर साबित होगी। यह है हरियाणा की विशाल अनाज मंडी अंबाला सिटी का एक नजारा। चिलचिलाती धूप के बीच गेहूं की खरीद चल रही है। इतना गेहूं आ गया है कि जगह की कमी पड़ गई है और गेहूं का पहाड़ खड़ा हो गया है। बीते बरस इस मंडी में 29 लाख कुंतल धान और 11.30 लाख कुंतल गेहूं पहुंचा। करनाल की मंडी में भी एमएसपी पर 16 लाख कुंतल गेहूं और 26 लाख कुंतल धान की खरीद का काम 700 आढ़तियों की मदद से होता है। मंडियों का ऐसा नजारा हरियाणा, पंजाब और यूपी के मंडियों में आम है। साल में 2-3 मौकों पर ये मंडियां गुलजार होती हैं। कृषि उपज मंडियों यानी एपीएमसी का किसानों से लेकर खाद्य सुरक्षा सबके लिए महत्व है, लेकिन अब ये चरमराने लगी है। 1800 खरीद केंद्र है पंजाब में, अजय और भी लोड है खोलने की, बनाने की। खास करके आप जो पहाड़ों में जाएंगे ना, होशियारपुर, गुरदासपुर, वो जो पहाड़ी एरिया है, उथे कमी रह गई है। कृषि मंडियां राज्यों का विषय हैं। कृषि उत्पादनों की बिक्री रेगुलेटेड कृषि मंडियों या एपीएमसी में होती है। देश में 3,29,840 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 2,332 प्रमुख एपीएमसी समेत कुल 6,630 मंडियां हैं। देश में 22,000 से अधिक ग्रामीण हाट मौजूद हैं। इसमें से 95% खुदरा कारोबार करते हैं। इनमें सभी तरह की जिंसों का लेन देन होता है। कुछ राज्यों में रेगुलेटेड बाजार ही नहीं है। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट निरस्त कर मंडियां समाप्त कर दी गईं। केरल में ये काम कुछ निजी दुकानें कर रही हैं। वो राज्य जहां कोई एपीएमसी बाजार नहीं है वो है बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। देश के तमाम राज्यों में 2 कृषि मंडियों के बीच लंबी दूरियां हैं। मंडियों के बीच दूरी का औसत 12 किलोमीटर है। एक एपीएमसी बाजार के दायरे में करीब 496 वर्ग किलोमीटर इलाका आता है। अरुणाचल में एक से दूसरी मंडी 46 किलोमीटर दूर है, तो जम्मू कश्मीर में ये 54 किलोमीटर और मेघालय में 60 किलोमीटर दूर है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और नागालैंड में ये दूरी 16 किलोमीटर तक है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में स्थिति सबसे बेहतर है।
स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मानदंडों के आधार पर देश में करीब 41,000 मंडियों के विकास की दरकार है। कमेटीज हैं जो, उनको ऐसा बनाना चाहिए जैसे पंजाब में किया था। सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे, मैं भी उस वक्त वहाँ पर मंत्री था। तो उस वक्त किया कि 5 किलोमीटर के बाहर किसी किसान को जाना ना पड़े। तो जगह जगह 5-5 किलोमीटर पर हमने मंडियाँ बना दी, पक्के फर्श बना दिए, दुकानें बना दी, ताकि वहाँ से लोग रोज जाना पड़े। तो कुदरती है, अगर जितना जितना अब वीट और चावल आता है, अगर वो सिस्टम ना हो तो बड़ी मंडी तो उठा ही नहीं सकती थी। अलग अलग राज्यों के मंडी कानूनों के तहत नियंत्रित एपीएमसी में मंडी शुल्क की दरें भी अलग अलग हैं। कुछ जगहों पर ग्रामीण विकास कर, पर्यवेक्षण कर, विकास कर से लेकर वाहन प्रवेश पर भी कर लगता है। लेकिन कुल मिलाकर इन विशाल मंडियों में भी तमाम आधारभूत सुविधाओं की कमी है। देश की 83% एपीएमसी में गोदाम सुविधा और 66% में कवर्ड प्लेटफॉर्म है। 76% मंडियों में पेयजल सुविधा और 65% में शौचालय है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो हमने कह दिया वहाँ पर पानी का, उनको ठहरने का, उनके चाहे गर्मी में सर्दी में उनको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, और मार्केटिंग सिस्टम उनका ठीक हो जाए। बिजली का उनको रात को, क्योंकि रात के हैं, उसको बिजली का पूरा प्रबंध हो। वो सभी चीज़ें जो हैं उसको किसान को अगर मिलेंगी तो बेचारा किसान पहले ही दुखी होकर आता है, तो उसको करनी चाहिए। साथ ही 15% एपीएमसी में कोल्ड स्टोरेज सुविधा है, जबकि 22% मंडियों में ग्रेडिंग सुविधा है। 38% मंडियों में किसानों के लिए विश्रामालय हैं। 32% मंडियों में जलपान सुविधा और 7% में ही बैंकिंग और 12% में इंटरनेट कैफे हैं। अभी बैठे हैं, ये किसान भवन ही है ये, और हमारा इसमें लैब भी है हमारी, और किसान भवन भी इसमें। किसान किसी टाइम भी आप यहाँ बैठ के अपना कोई भी चीज़ चेक कर सकता है हमारे कंप्यूटर से। किसानों के लिए तो किसान भवन भी बन रहा है। हाँ, कोई जाता है वहाँ? हाँ, वहाँ खाली टाइम में वहाँ भी चलेगा। अच्छा, हाँ, सब पानी वानी की बाकी व्यवस्था हाँ सब पानी ठीक है? पूनी की ठीक व्यवस्था जो आड़ती हमारे ये कर रहे हैं पानी की व्यवस्था। तो आजादी के बाद जो एपीएमसी मंडियां बनी, उनके माध्यम से संगठित कृषि विपणन की शुरुआत हुई। लेकिन कृषि मंत्रालय मानता है कि एपीएमसी में अभी तमाम कमजोरियां हैं। मंडी समितियां लोकतांत्रिक संस्था हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों में अध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत कर दिया जाता है। किसानों की जगह मंडी कमेटियों में व्यापारियों का प्रभुत्व है। समिति ने माना कि एपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया गया है, लेकिन बीते दशकों में ये मंडियां एकाधिकारवादी हो गई हैं। देश में बड़ी संख्या में किसान परंपरागत रूप से अपनी अतिरिक्त उपज गांव के साहूकारों या व्यापारियों को कम दामों पर बेचते हैं। बड़े किसान बड़ी मंडियों का फायदा उठाते हैं, जबकि अधिकतर छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनी उपज बिक्री का सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म साप्ताहिक ग्रामीण हाट बाजार है। इनका स्वामित्व अलग अलग है। सरकार इनके लिए नए कानून में डायरेक्ट मार्केटिंग ला रही है, ताकि ग्रामीण हाटों में उनको उत्पाद बेचने से कोई न रोक सके। समिति की राय है कि ग्रामीण बाजारों का एक विस्तृत सर्वेक्षण कर रणनीति बनाने की दरकार है। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि उदारीकरण के बाद भारत सरकार ने अपने स्तर पर कई तरह की कृषि बाजारों की सुधार की कोशिश की, लेकिन वो नाकाफ़ी रही। कुछ राज्यों में सुधार तो हुए, लेकिन आधे अधूरे मन से, और इसी नाते पूरे कृषि बाजारों पर एक हद तक बिचौलियों का कब्जा है, जिसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। देश के दूर दराज के इलाकों में फैले 22,000 से अधिक ग्रामीण हाटों को समिति ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास कारगर माना है। इन किसानों की अतिरिक्त उपज का 90% इन मंडियों में ही बिकता है। यूं तो यहां भी बिचौलिए हावी हैं और वाजिब दाम नहीं मिल पाता, फिर भी इन मंडियों से उनकी परिवहन लागत बचती है। जो किसान जैसे अपनी फसल लेके जाता है दूर, मंडी ना होने के कारण
उसको दूर जाना पड़ता है, अपनी फसल को ले जाके उस पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ता है, लागत बढ़ जाती है। तो जो मान लो नज़दीक छोटी छोटी मंडियाँ खोल दी जाएगी, डेवलप हो जाएगा, उसमें किसान फिर अपना माल बेच पाएगा, उसमें उसको लागत कम रहेगी। भारत सरकार ने इनके विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का कृषि मंडी अवसंरचना कोष बनाया है। 1000 करोड़ से मंडियों का विकास होगा। 1000 करोड़ की राशि ई-नाम पर खर्च होगी। लेकिन समिति इसे नाकाफी मानती है और उसकी राय है कि ये योजना पूरी तरह केंद्र द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। आम बजट 2018-19 में इसकी घोषणा के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 4600 ग्रामीण हाटों के विकास की योजना पर काम शुरू किया है, जिससे समिति संतुष्ट नहीं है। उसकी राय है कि 6 लाख से अधिक गांव में हर पंचायत में एक ग्रामीण हाट बनाने की जरूरत है। जी, रूरल हार्ट्स एक बहुत ही लाभदायक हम स्कीम होगी, स्पेशली हरियाणा के लिए। तो हमने जो ये स्कीम जब लॉन्च हुआ है, इसके अंतर्गत हमारी जो परचेस सेंटर्स, जैसे मैंने पहले कहा 385 टोटल हैं सेंटर्स हैं, उसमें गांव लेवल पे हमारे परचेस सेंटर, टेम्प्रेरी परचेस सेंटर्स बनते हैं सीज़न के दौरान। तो उनको जो है हमने कन्वर्ट करने के लिए भी और नए परचेस सेंटर्स को ग्रामीण हाट में बनाने के लिए भी हमने भारत सरकार से हमने रिक्वेस्ट इसकी भेजी हुई है। तो इससे मुझे बहुत विश्वास है कि इसका बहुत लाभ किसानों को मिलेगा। ग्रामीण हाटों को और कारगर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकारों से बात कर रणनीति बनाई जा रही है। ग्रामीण हाटों का संचालन पंचायतें करेंगी, जबकि केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय की समिति इनकी निगरानी करेगी। इनके विकास के लिए 2 तरह की डिजाइन बनी है, जिन पर 12 से 17 लाख रुपए का व्यय कर सारी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। समिति ने इनके विकास की समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के साथ इनका डिजाइन इलाकाई भूगोल और जलवायु के हिसाब से बनाने को कहा है। मंडियों में भी और इंफ्रास्ट्रक्चर, गेहूं और धान के लिए भी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो एकदम इतना ज़्यादा आता है उनको संभालने के लिए। और जो क्लाइमेट चेंज के कारण हमें शेड वगैरह ज़्यादा चाहिए, कवर करने का हो फटाफट जल्दी होना चाहिए जो कुछ भी है। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी चुनौती आ रही है और अगर रिसोर्सेज मिलते जाएं तो मेरे ख्याल हम मुकाबला कर सकते हैं। अभी तक कृषि मंत्रालय की ओर से हुए 9000 से अधिक ग्रामीण हाटों के सर्वेक्षण में बहुत सी कमजोरियां उजागर हुई हैं। समिति की राय में ठोस रणनीति बनाने को सभी ग्रामीण हाटों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। ग्रामीण हाटों का कमजोर तंत्र कुछ इस तरह से है कि महज 10% ग्रामीण हाटों में ही 4 दीवारियां हैं। शेड युक्त प्लेटफॉर्म महज 14% हाटों में ही है। पक्की भीतरी सड़कें सिर्फ 15% हाटों में हैं। पेयजल सुविधा सिर्फ 50% हाटों में है। शौचालय सुविधा महज 3% हाटों में है और 74% हाटों में बिजली तक नहीं है। गोदाम सुविधाएं नाम मात्र जगहों पर हैं। साथ ही कचरा निपटान, पार्किंग और दूसरी सुविधाएं भी कमजोर हैं। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने ग्रामीण हाटों को महिला सशक्तिकरण का माध्यम भी माना है। इनमें भाग लेने वालों में अधिकांश महिला किसान होती हैं। वो अपनी उपज बेचने और दैनिक जरूरत के सामानों को इन हाटों से खरीदती हैं। ये हाटें ग्रामीणों के लिए सांस्कृतिक स्थल का भी काम करती हैं। इनके विकास प्रक्रिया में इन बातों की अनदेखी ना हो। साथ ही समिति चाहती है कि सरकार ग्रामीण हाटों को सूचनाओं के प्रचार प्रसार और कृषि क्षेत्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक मंच के रूप में उपयोग करे। स्थायी समिति ने कहा कि सरकार अगर किसानों की आय दोगुना करने को वचनबद्ध है तो उसे कृषि मंडियों का व्यापक सुधार करना होगा। सरकारी एजेंसियों द्वारा चावल और गेहूं की खरीद किसानों के पास उपलब्ध मंचों में सबसे खास है, लेकिन अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के पास बोझिल नौकरशाही प्रक्रिया के नाते बिचौलियों के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता।
समिति ने काफी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की असफलता देश के अधिकांश किसानों की खराब वित्तीय स्थिति का एकमात्र मुख्य कारण है। इसके नाते जरूरी है कि सरकार ऐसा वैकल्पिक मंच तैयार करे जो देश के अधिकांश किसानों की पहुंच में हो और इसके लिए जरूरी निवेश किए जाएं। समिति ने बिहार, केरल, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम में कृषि मंडियों की स्थापना करने की सिफारिश के साथ देश भर में मंडियों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। समिति चाहती है कि इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना बने। मंडी सुधारों की दिशा में बीते 14 वर्षों की कोशिशों की पड़ताल करते हुए समिति ने माना कि बदलाव नाम मात्र के हुए हैं। व्यापक सुधार के लिए सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की एक समिति का गठन कर ठोस रास्ता निकाला जाए। साथ ही कृषि उत्पादों के लेन देन पर लगाए गए प्रवेश शुल्क और अन्य उपकर समाप्त हों। कृषि मंत्रालय ने 2017 में मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन समिति अधिनियम तैयार कर राज्यों में इसे लागू कराने की कोशिश की, लेकिन इसे केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब ने ही अपनाया। समिति ने राज्य सरकारों के ढुलमुल रवैये पर हैरानी जताई है। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट बना था 2005 में, उसके अंतर्गत हिमाचल एग्रीकल्चर मार्केट कमेटीज मार्केट बोर्ड बना है हमारा। वो बोर्ड जो उसके 10 हमारे हिमाचल प्रदेश में मार्केट कमेटीज़ हैं और 59 यहाँ हमारे मार्केट यार्ड्स हैं। और इनका जो समय समय पर भी ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पर ये जो फसलों के या सब्जियों के और फलों के जो रेट्स हैं उसको जो दर्शाते रहते हैं। समिति ने ई-नाम की सराहना की है। ई-नाम पोर्टल से 585 रेगुलेटेड बड़ी एपीएमसी को जोड़ा गया है। समिति की राय में इससे किसान अपनी उपज के लिए और अधिक लाभकारी दाम पा सकेंगे, लेकिन इसमें किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि ई-नाम पोर्टल पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हो। ई-नाम हमारी 2016 में शुरू हुई थी जी, करनाल और इलाहाबाद मंडी से। फिर हमने 27 मंडियां और जुड़ी थी और अभी टोटल 54 मंडीज हमारी ई-नाम प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई हैं। 27 और मंडीज के लिए भी हमारे भारत सरकार से मंजूरी मिली है, जिसमें हम आने वाले समय में ट्रेड करेंगे। इसमें हरियाणा एक ऐसा प्रदेश था जिसमें का ज़्यादा मात्रा में इसमें ट्रेडिंग हुई थी और हमने किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट भी कुछ हद तक हम कामयाब इसमें हुए हैं। अब जो हमारी फोकस है वो मंडी टू मंडी, हरियाणा के अंदर जो एक मंडी से दूसरी मंडी में इंटर मंडी ट्रेड, सिमिलरली स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर भी हम इसमें फोकस कर रहे हैं। कृषि संबंधी स्थायी समिति ने कृषि उत्पादों के विपणन में कृषि स्टार्टअप और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की सिफारिश भी की है। समिति की राय में कृषि मंडियों में भारी कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के नाते किसान वाजिब दाम नहीं पाते। अधिकतर कृषि मंडियों में निजी भागीदारी का अभाव है। आईटीसी जैसी निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने कृषि उपज की खरीद और विपणन के लिए सफलतापूर्वक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। उत्पादन केंद्रों के पास स्थानीय लोगों की भागीदारी से ई-चौपाल स्थापित किए गए हैं। स्थानीय मंडियों से वो 10% अधिक दाम देता है। समिति चाहती है कि सरकार इस क्षेत्र में कृषि स्टार्टअप के लिए पर्याप्त धन आवंटित करे और इस काम में किसानों और कृषि डिग्रीधारियों को प्राथमिकता दी जाए। समिति ने जिन मुद्दों पर पड़ताल की है उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ये तो एटीआर में पता चलेगा, लेकिन इस मंथन में समिति ने माना है कि अगर किसानों को वाजिब दाम नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उनकी समस्याएं और बढ़ेंगी। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।